So let us begin with next question. Question number 8 from practice problem. थोड़ा सा सीक्वेंस पे ध्यान रखना बिकॉज ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आई एम पुटिंग इन द लास्ट. तो जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इन द सेंस लेंथी क्वेश्चन है, वो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. तो सिर्फ सीक्वेंस पे अच्छे से ध्यान देना. A point object is kept 10 centimeter away from one of the surfaces of a thick double convex lens of reflective index 1.5 and radii of curvature 10 centimeter and 8 centimeter. Central thickness of the lens is 2 centimeter. Determine location of the final image considering para-axial rays only. Simple question है. This is simple. तो पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि what they are trying to tell you. सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. कहाँ से? फ्रॉम वन ऑफ द सरफेस ऑफ अ थिक डबल कॉन्वेक्स लेंस. तो हमारे पास एक थिक डबल कॉन्वेक्स लेंस है. एंड रिमेंबर दोनों सरफेस का रेडियस सेम नहीं है. एक एक का रेडियस ज्यादा है, एक का रेडियस कम है. तो ऑन इंटेंशन मैं एक सरफेस को फ्लैट दिखा रहा हूँ, दूसरे को थोड़ा सा ज्यादा बल्ज दिखा रहा हूँ. तो रिमेंबर दिस. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter away and the rays are assumed to be para-axial. तो गिवन डेटा भी साथ में लिखते जाएंगे. तो इन द गिवन डेटा सबसे पहले हमको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 10 सेंटीमीटर. ये है फर्स्ट सरफेस, ये है सेकेंड सरफेस. फर्स्ट सरफेस का रेडियस बोला है, इफ यू लुक रेडियस ऑफ द फर्स्ट सरफेस इज 10 सेंटीमीटर. तो R1 is 10 centimeter. Radius of second surface is 8 centimeter. Refractive index of the medium is 1.5. 1.5 बोला है ना, 1.5. Central thickness of the lens. Central thickness of the lens मतलब ये this much. This is called as central thickness. ये कितना है? कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर. कितना दिया है ये? 2 सेंटीमीटर. राइट. डू वी नीड दिस? नो, वी डोंट नीड दिस. तो क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के लिए दिया है. इट इज जस्ट टू कंफ्यूज यू. क्योंकि क्या होगा, आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, अभी ऐसा होता है कि ये 2 सेंटीमीटर है ना, हम मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर, ये और ये 1 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो रेडियस आप जब मेजर करते हो तो R1 का रेडियस कितना दिया है आपको? 10. तो क्या होगा, कंफ्यूजन की वजह से 10 + 1 11 कर दोगे, और जिसको 8 बोला है उसको 9 कर दोगे. तो ये क्यों दिया है? ये हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है. दैट्स इट. तो सेंट्रल थिकनेस का कोई यूज नहीं है, क्योंकि रेडियस ऑफ बोथ द सरफेस इज नॉर्मली मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ओनली. करेक्ट. तो जो भी बताया है वही रेडियस यूज करना है. हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? इमेज डिस्टेंस. क्या फाइंड करना है हमको? इमेज डिस्टेंस. यू आर सपोज टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस. नाउ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1 और R2 को कनेक्ट करता हो? लेंस मेकर इक्वेशन. चलो ठीक है, लेट अस से लेंस मेकर इक्वेशन. आपने लेंस मेकर इक्वेशन बोला, ऐसे दो फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे अब. क्योंकि 1/f इक्वल टू, याद है क्या? म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/. बट डू यू नो व्हाट इज फोकल लेंथ? पता है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ पता है? बोला है? कहाँ बोला है फोकल लेंथ? नहीं, वो मिरर के लिए होता है. फोकल लेंथ R/2 वो मिरर के केस के लिए होता है. इट इज नॉट फॉर लेंथ. रिमेंबर, गुड दैट यू सेड. Always remember, f equal to R/2. It is only for concave and convex mirror, not for lens. Lens के लिए नहीं होता है वो. Lens के लिए आप सीखोगे. You will see in JEE classes. Depends on which type of lens you are talking about. अगर बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसके दोनों सरफेस के रेडियस सेम है, तो उसके लिए f इक्वल टू R होता है, प्रोवाइडेड दोनों के दोनों सरफेस का रेडियस क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, तो एफ इक्वल टू आर, और कॉन्केव के लिए एफ इक्वल टू माइनस आर, राइट। तो वी विल सी दैट लेटर, वो बाद में देखेंगे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, ये चीज याद रखना, यहाँ पे एफ पता नहीं और हमको एफ फाइंड करना भी नहीं है। क्या फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना था, नहीं। तो डू यू रिमेम्बर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, दोनों को कंबाइन कर दो, हो गया, डन। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and equation number 2, what you will have is, क्या मिलेगा, 1 अपॉन, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। हो गया फॉर्मूला रेडी। डू यू नो व्हाट इज यू? Yes, 10 centimeter. You know what is mu? Yes. You know what is R1? Yes. You know what is R2? Yes. What you want to find is V. लेकिन wait a minute, मैंने आपको बताया था कि साइन कन्वेंशन हमेशा यूज करने पड़ेंगे, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पैरामीटर फाइंड करना है उसके साइन कन्वेंशन कभी भी यूज नहीं होते। तो क्या फाइंड करना है हमको, 1 अपॉन वी, मतलब v फाइंड करना है। अगर v फाइंड करना है तो v के कन्वेंशन यूज होंगे क्या, नहीं, तो किसके होंगे, u के। यस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो नॉर्मली, लेफ्ट में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेकन टू बी नेगेटिव माइनस। ये जो पहला सरफेस है इसका सेंटर कहाँ होगा, राइट में, तो रेडियस कहाँ होगा, राइट में, तो रेडियस राइट में, मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव। जो सेकंड सरफेस है उसका सेंटर कहाँ है, तो रेडियस कहाँ है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। तो व्हाट यू विल गेट इज 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, 1 बाय वी माइनस माइनस प्लस इक्वल टू म्यू माइनस 1, R1 इज पॉजिटिव, तो 1 अपॉन R1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन R2। हो गया फॉर्मूला रेडी। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, 1 बाई वी प्लस 1 बाई 10, म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 आ गया, 1 बाई R1 इज 1 बाई 10, R2 इज 8, 1 बाई 8, तो देयरफॉर 1 बाई वी प्लस 1 बाई 10, ये आ गया आपका 0.5, 8 प्लस 10, 18 अपॉन 10 इंटू 8, राइट, 10 इंटू 8, जानबूझ के किया मैंने ये, यू नो, ये है 5, 0.5, 0.5 मतलब 5 into 10 पावर माइनस 1, करेक्ट। तो 1 जा एंड 20 जा, बराबर, पक्का पक्का, यस, गुड, 1 and 20। नाउ यू कैन आल्सो सिंप्लीफाई दिस, कैसे कैसे करोगे, 9 बाय 10, 9 बाय 10, जानबूझ के वैसा रखा मैंने, ऑन इंटेंशन, वाई, क्योंकि जब मैं 1 बाय वी कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ गया, 9 बाई 10 इंटू 8, और ये जो 1 बाई 10 था वो वहां जाके हो गया माइनस, तो 1 बाई वी क्या कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, 1 बाई 10, तो 9 बाई 8 माइनस 1, हाउ मच इज दिस, 1 बाई 1 बाई 8, 1 बाई 8, तो 1 बाई 10 और ये 1 बाई 8, तो 1 बाई 80, मतलब v इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आई, हो गया, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आई, तो कौन से साइड पे इमेज बना है, राइट साइड में, मतलब रियल है कि वर्चुअल है, रियल है, राइट। अभी जेई नीट में सेम क्वेश्चन पूछते हैं और आपको साथ में नेचर भी पूछते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इज एट 80 सेंटीमीटर, राइट, रियल है कि वर्चुअल है, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, लेंस के केस में, लेंस के केस में रियल इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड, ऑब्जेक्ट था लेफ्ट में इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया था माइनस, सब सॉल्व करने के बाद इमेज डिस्टेंस आया प्लस, पॉजिटिव आया मतलब वो बना राइट में, राइट में बनना मतलब रियल इमेज है,
और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, राइट। तो स्टेट बोर्ड के लिए सिर्फ डिस्टेंस पूछा, ठीक, बट फॉर जेई नीट दे विल आल्सो आस्क यू व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, तो रियल एंड इन्वर्टेड। Let us move ahead with next question. Again, you will see the only difference is कि ये क्वेश्चन थोड़े लेंदी है compared to JEE NEET, उसमें इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। So let us move ahead to next question and pay attention here. अगला क्वेश्चन, a monochromatic ray of light is incident at 37 degree on equilateral prism. What do you mean by equilateral? It's triangle. All sides are, and what about angles? Equal. So equilateral prism is a prism जिसके principal section में तीनों एंगल 60, 60 and 60 होंगे। तो सबसे पहले you must know कि equilateral prism मतलब a prism जिसका refracting angle is also 60 degree. तो हमारे पास एक prism है, let us say this is the prism that we have which is equilateral. So angle 60, 60 and 60. So refracting angle A is also 60. So if you remember, हम इसको A बोलते हैं, this is B, this is C. BC is base, A is refracting angle. तो A जो angle बनेगा that is refracting angle. Now, a monochromatic ray of light is incident at 37 degree on an equilateral prism of refractive index 3/2. प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2 मतलब 1.5, मतलब ग्लास का बना है। डिटरमाइन एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ई और डेल्टा पूछा है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल मतलब आप इस प्रिज्म के एंगल को चेंज कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल which means you can change this angle. तो अभी वो इक्विलैटरल नहीं रहेगा क्योंकि you have changed it. इसको बोलेंगे A dash। आगे बोला है what should its value be, मतलब A dash की वैल्यू क्या होनी चाहिए for the emergent ray to be just possible for the same angle of incidence। तो पहले तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, एक्चुअली देयर आर टू क्वेश्चंस इन द सेम क्वेश्चन। एक यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, दूसरा यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, इसलिए मैंने दो ट्राइंगल पहले से ड्रॉ करके रख दिए क्योंकि यू विल नीड टू प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। सबसे पहले केस में मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक मतलब जनरल में नो डिस्पर्शन, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर, डिस्पर्शन होगा नहीं। इट इज इंसिडेंट एट एंगल 37, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा और इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। टिपिकली यहाँ पे भी वैसा ही है, वन नॉर्मल यू विल हैव टू ड्रॉ ऑन दिस सरफेस एंड अदर ऑन दैट वन। ये आ गया नॉर्मल, दो नॉर्मल आ गए। देन पहला पार्ट पहले देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपको बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, हाउ मच, 37, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37, ठीक है, तो 37 दिखा देंगे एंगल। गुड, दैट जस्ट अ मिनट, डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, समथिंग लाइक दैट, फाइन। तो 37 डिग्री इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन बोथ द केसेस। पहले केस और दूसरे केस में, दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है तो लेट अस डिनोट इट बाय आई। आगे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 3/2 और आपको पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो एक काम करेंगे, इस केस में हम गिवन डेटा भी केस बाय केस करेंगे। तो केस नंबर वन मतलब वो जो पहला क्वेश्चन था, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 37, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 3/2, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म बोला है तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। केस वन में आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है,
क्या बोला है? एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो फॉर्मूला कौन कौन सा लगने वाला है वो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करो। लुक लुक एट द डायग्राम, जो समझ में आए वहां से फॉर्मूला बनाना चालू करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एमर्जेंट रे है, देन यू मस्ट नो ये कौन था? R1, ये कौन है? R2, ये कौन है? E, करेक्ट। देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट, थोड़ा फॉर्मूला को मैं डायरेक्टली बताता हूँ ट्रिक। इफ यू वांट टू फाइंड आउट E, E आएगा R2 से, बराबर। R2 पता है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, फॉर्मूला लिखने से पहले एक रफ आइडिया होना चाहिए कि क्या करना है, क्या फाइंड करना है। ई R2 के बिना आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम AC सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। जब तक R2 पता नहीं तब तक E सॉल्व होगा नहीं। R2 अगर चाहिए तो वो R1 के बिना आएगा नहीं, क्योंकि R1 प्लस R2 इक्वल टू A है ना। तो व्हाट इज R2? R1 प्लस R2 अगर A है तो व्हाट इज R2? A माइनस R1। अब R1 पता नहीं तो R1 कहाँ से आएगा? स्नेल्स लॉ फ्रॉम सरफेस AB। तो प्रोसेस क्या होना चाहिए? बैकवर्ड सोचो। E फाइंड करना है, R2 चाहिए। R2 फाइंड करना है, R1 चाहिए। R1 मिलेगा AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने से। तो लेट अस अप्लाई टू सॉल्यूशन। अप्लाइंग या यूजिंग Snell's law, Snell's law at surface AB। बाहर ये एयर है, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1, अंदर ये μ2 है जिसका है 3/2। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ? μ1 sin I, refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2। So refractive index of medium 2 sine of R1, ये वैल्यू कितनी है? I कितना है? 37, राइट। μ2 की वैल्यू कितनी है? sin R1। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा साइन R1 इक्वल टू, इस 2 को शिफ्ट कर दिया तो 2/3, राइट। साइन 37। क्लियर है यहाँ तक? अब साइन 37 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको? लॉग बुक। लॉग बुक में कौन सा टेबल? नेचुरल साइन की लॉगरिथमिक साइन। तो नेचुरल साइन वहां से फाइंड कर लेना। वी विल नॉट पुट टाइम इन डूइंग दैट, नहीं तो चैप्टर कभी खत्म होने नहीं वाला हमारा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ एंड देन आई डायरेक्टली राइट डाउन आंसर हियर। साइन ऑफ 37, ये 37 है, इसका साइन 0.6018, ठीक है, इंटू 2/3। 2/3 होता है कितना होता है? 0.6666, रिकरिंग, करेक्ट। इंटू 0.666 कितना आ गया? 0.4012। 0.4012 इसका आपको साइन इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। तो ओवरऑल रफली दिस इज 0.4012 साइन ऑफ R1। Then if I'll just tell you roughly, approximately I'll tell you कितना आता है। 0.4044444012121219 है, तो 23 डिग्री एंड सम मिनट्स ऐसा कुछ आएगा। 23 डिग्री या कुछ आएगा, वो अभी आप करोगे क्योंकि पिछले सारे क्वेश्चंस में आई हैव हेल्प्ड यू आउट टू डू ऑल दिस। सो नाउ आई विल नॉट डू दिस, ये आप खुद करने वाले हो। हु विल डू दिस? यू। वेरी गुड, अंडरस्टूड, गुड। तो ये आता है 23 डिग्रीज एंड 39 मिनट्स, सब सॉल्व करने के बाद। ज्यादा क्लियर, राइट। देन हमारा अल्टीमेट इंटेंशन था टू फाइंड आउट E। E cannot be found out without R2, R2 cannot be found out without R1, तो R1 मिल गया। बट of course you should know कि R1 plus R2 is equal to A है, therefore R2 is equal to A minus R1। A minus R1
तो R2 equal to A is 60 degree. This is 23 degrees and 39 minutes. Right? अब सब्ट्रैक्शन करते आना चाहिए. हाँ, 37. Are you sure? Are you sure about this? कितना आएगा? सबसे पहले तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. कितना आएगा? 37 नहीं आएगा. 36 डिग्रीज एंड 21 मिनट्स. एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? तो आपने 60 में से 23 माइनस कर लिया, 37, राइट. लेकिन आपने 60 में से 23 डिग्री 39 मिनट्स माइनस किए. कितने माइनस किए? अगर मैं 60 में से 24 माइनस करता तो कितना आता? 36 डिग्री. आपने 24 कहाँ माइनस किया? आपने 23 डिग्री एंड 39 मिनट माइनस किया. ऊपर का 21 मिनट रह गया. हाँ कि नहीं? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. आपको सॉल्यूशन कुछ पता नहीं तो ठीक है. अब देखो सॉल्यूशन भी बता देता हूँ. ये 59 मिनट्स और 1 मिनट. 60 मतलब क्या? 59 और 1, बराबर ना? तो 59 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हैं. माइनस 23 डिग्री 39 मिनट लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं. 59 में से 23 गया तो कितना होता है? 36. 60 में से 39 गया तो कितना होता है? 21. तो 36 डिग्री 21 मिनट्स. तो यहाँ आ गया आपके पास R2. अभी समझ में आया? ओके गुड. तो अभी आपको मिल गया R2. अब हमको क्या चाहिए? E. तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ. अब कौन से सरफेस पे लगाओगे? एट सरफेस AC. अब ये बाहर भी कौन है? μ1. यहाँ एयर तो वहां भी एयर है. तो इसलिए μ1 और μ1. μ3 नहीं बोला. अगर बोला होता कि बाहर पानी भर दिया तो ये μ3 होता है. क्या यहाँ पे वाटर ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं. तो वापस μ1 साइन E इक्वल टू μ2 साइन R2. तो μ1 साइन E इक्वल टू μ2 साइन R2. हमें क्या फाइंड करना था? E. व्हाट इज μ1? साइन E. μ2 कितना है? 3/2. साइन ऑफ 36 डिग्री एंड 21 मिनट्स. अब ये मैं करने वाला हूँ कैलकुलेटर से. सबसे पहले 36 डिग्री 21 मिनट्स को डिग्री में लाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर नेवर गिव्स टेक्स मेजरमेंट इन मिनट्स. वो डिग्री में या रेडियन में लेता है. एक डिग्री में कितने मिनट्स? 60. तो एक मिनट मतलब कितना डिग्री? 1/60. तो 21 मिनट मतलब 21/60. कितना आ गया? 0.35. ये कितना है? 0.35. तो ये प्लस कर दोगे ना तो कितना आएगा? 36.25. 36.25. तो 3/2 साइन ऑफ 36.25 डिग्री. तो आ गया आपके पास 35. कैसे 35? 36 डिग्री है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 21 मिनट्स है तो 36 डिग्री में ऐड होगा ना. माइनस क्यों कर रहे हैं? वहां यहाँ पे माइनस था तो माइनस किया, वहां पे माइनस क्यों कर रहे हो? 36 डिग्री 21 मिनट्स मतलब 36 डिग्री के ऊपर है ना, ज्यादा है ना उससे. हाँ तो फिर 36.35 बराबर के 25. 35 तो बोलना मत. यहाँ जो भी आएगा वो लिखेंगे. क्या आया ये? 35 बराबर. अब यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? तो 36.35 ये क्या है? एंगल है. इसका क्या लेना है आपको? साइन. कितना आया? 0.5927. आर यू स्मार्ट? यस. 0.5927. इफ यू आर स्मार्ट इसको 0.6 लिखो. 1 एंड तो कितना? 0.9. 0.9 का टेबल पता है? व्हाट इज साइन ऑफ 0? 0. साइन ऑफ 30?
मुझे 1/2 नहीं सुनना। 0.5 साइन ऑफ 45, 0.7071। व्हाट इज साइन ऑफ 60? 0.8606। व्हाट इज साइन ऑफ 91? तो आपका आंसर 60 और 90 के बीच में आएगा। अगर आप एग्जैक्ट आंसर चेक करोगे तो आ रहा है 62 डिग्रीज 44 मिनट्स। कितना आ रहा है ये? 62 डिग्रीज एंड 44 मिनट्स। तो 62 डिग्री एंड 44 मिनट बराबर है, क्योंकि जब साइन 60 आप 0.86 बोलते हो तो ये 0.9 है, तो 60 डिग्री के थोड़ा ही ऊपर रहेगा, थोड़ा ऊपर है, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली रफली मान लेता हूँ 63। मान सकते हो, मानना है तो मानो, नहीं तो एग्जैक्ट करो, चलेगा। ये हो गया आपका ई फाइंड। आपको केस 1 में ई और क्या चाहिए था? डेल्टा। ये तो ई हुआ, अभी डेल्टा बाकी है। अभी तो पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, तो सेकंड पार्ट भी है। डेल्टा कैसे फाइंड करते हो बताओ? आई प्लस ई, याद है क्या? आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना था? ई मैंने बोला रफली कितना मान लेना? ए कितना है? 60। कितना है? 63 में 60 गया तो कितना बचा? 3 और 37 कितना है? एंगल ऑफ डिविजन रफली कितना है? 40। ये हो गया आपका पहला पार्ट खत्म। पहला ही पार्ट खत्म हुआ। अभी दूसरे पार्ट पे आएंगे। दूसरे पार्ट के लिए डायग्राम हमने रखा है, लेट अस सी। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, मतलब ए चेंज हो सकता है, हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया। ए इज एडजस्टेबल मतलब ए कैन बी चेंज। व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, मतलब कौन फाइंड करना है? उन्होंने बोला है इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, मतलब कौन एडजस्टेबल है? ए। तो व्हाट शुड बी इट्स वैल्यू, मतलब किसकी वैल्यू? ए की। तो केस 2 में आपको फाइंड करना है कौन? ए। मैं इसको नाम देता हूँ ए डैश, क्योंकि चेंज कर दिया इसलिए ए डैश। आपको ए रखना है तो ए रखो, डजंट मैटर। आगे what should its value be for emergent ray to be just possible for the same angle of incidence? For the same angle of incidence मतलब ऐसा है कि इंसिडेंस एंगल सेम है, राइट, एंड एमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल है। एमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल मतलब ये ऐसा आया और ये ऐसा गया, ग्रेजिंग टच करके गया, जस्ट पॉसिबल। नहीं तो क्या होगा? ये अंदर के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। उसको क्या बोलते हो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? when the angle of incidence is more than critical angle, greater than critical angle। यहाँ पे जस्ट पॉसिबल बोला है। जस्ट पॉसिबल बोला है मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? रिफ्रैक्शन मतलब एंगल ऑफ एमर्जेंस कितना हो गया? ई की वैल्यू कितनी आ गई? 90, राइट। ये कौन था? R2। आपको पता है ई की वैल्यू 90 तब होगी जब R2 की वैल्यू होगी क्रिटिकल एंगल। तो घुमा फिरा के आपको R2 की वैल्यू बताई है, डायरेक्टली नहीं बताई। हम बोल सकते थे ना, नाउ टेक R2 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, बोल सकते थे, एंड फाइंड ए डैश। बोला है क्या वैसा? हाँ, तो उनका तरीका है बोलने का। एमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल, सोचो सोचो, जस्ट पॉसिबल मतलब क्या? सरफेस को टच करके जा रहा है। तो कब होता है? जब ये एंगल 90 हो। ये कब होता है? जब अंदर का एंगल क्रिटिकल हो। और क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करते हो? साइन मतलब 1/μ, तो ये पता होना चाहिए आपको। देन we will start with solution and definitely you need to remember कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? सेम है, मतलब कितना है? 37 डिग्री है। ठीक है, लगेगा तो यूज कर लेंगे। तो अब सबसे पहले यू शुड नो कि म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। अब जिनको याद नहीं कहां से आया तो याद दिला देता हूँ। ये जो एसी सरफेस था, सेकेंड केस में यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करो। बाहर कौन है? अंदर कौन है?
μ2 इसको हमने बोला था म्यू जिसकी वैल्यू है 3/2। स्नेल्स लॉ μ1 sin e इक्वल टू μ2 sin r2। μ1 इज 1 sin e मतलब sin 90। μ2 की वैल्यू म्यू sin r2 पर r2 कौन है क्रिटिकल बराबर क्रिटिकल 1 is 1 sin 90 is 1 ये 1 तो म्यू sin c का वैल्यू कितना आया 1 कितना आया 1 तो what will be म्यू 1 upon sin c तो वहां से आता है तो ये जो स्टेप है आई डिड नॉट वांट टू राइट इट डाउन बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू रिमेंबर दिस। तो आगे यहाँ से आ गया हमको क्या फाइंड करना था ए डैश राइट उसके लिए हमको चाहिए क्या चाहिए सी तो पहले साइन सी फाइंड करो तो साइन सी विल बी 1 अपॉन म्यू तो सी विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू। अब मुझे बताओ म्यू की वैल्यू कितनी की थी 2/3 बोला जिसने सुन लो इफ यू से 2/3 इफ यू से 2/3 आपने बोला 2/3 तो ये क्या आ गया 3/4 3/2 साइन की वैल्यू कब से 1 के ऊपर होने लग गई होता है क्या होता है नहीं नहीं होता है साइन का वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर होता नहीं है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू कभी भी 1 से कम होता नहीं है तो ये कौन था 3/2 बराबर तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2/3 2/3 मतलब 0.666 तो वापस से वो आपको मिल जाएगा विच आई विल नॉट पुट टाइम हियर मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ यहाँ से आपको मिल जाएगा वो व्हाट एवर इट इज जो भी वैल्यू आएगा वो मिलेगा देन यहाँ पे वो वैल्यू आता है 41 डिग्री 48 मिनट्स कितना 41 डिग्री 48 मिनट्स बट इफ यू सी सेकेंड केस में R2 कौन था C था तो C कितना आ गया 41 डिग्री 48 मिनट्स। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड आउट क्या फाइंड करना है ए डैश तो ए डैश कैसे फाइंड करोगे कैसे R1 प्लस R2 तो ए डैश इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब R1 पता होना चाहिए पता है R1 पता है कैसे पता है पहले केस से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया गया आपने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं हुआ तो R1 की वैल्यू क्यों चेंज होगी R1 की वैल्यू तब चेंज होगी या तो आई चेंज होना चाहिए या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल चेंज होना चाहिए चेंज हुआ क्या आई चेंज हुआ नहीं तो वापस स्नेल्स लॉ लगाओगे R1 की वैल्यू वापस वही मिलेगी जो पहले केस में मिली थी कितनी मिली थी पहले केस में कितना है 23 डिग्री एंड 39 मिनट्स तो आपको पता ही है 23 डिग्री एंड 39 मिनट्स 23 डिग्री एंड 39 मिनट और R2 कितना आया 41 डिग्री एंड 48 मिनट्स। अब 23 और 41 कितना हो गया 64 डिग्री 39 और 48 कितना हो गया एक काम करना ज्यादा सोचना मत 48 का एक इसको दे दो 40 वहां कितना हो जाएगा 47 47 कितना 87 लेकिन 60 मिनट में तो 1 डिग्री बन जाता है ना बनता है कि नहीं हाँ तो इसको 60 मिनट्स प्लस 27 मिनट 60 मिनट मतलब 1 डिग्री ये मिनट हटाओगे तो 1 से बढ़ेगा 65 डिग्री एंड 27 मिनट एग्जैक्टली यही आंसर है गुड तो R1 की वैल्यू वापस कैलकुलेट करेंगे क्या हम लोग क्यों नहीं करेंगे आई सेम था और म्यू भी सेम था लेट अस मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगला क्वेश्चन है इट इज एग्जाम्पल 9.14 इट इज नॉट एग्जाम्पल 14 तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है एग्जाम्पल 9.14 है ये
focal length of objective of astronomical telescope is 1 meter अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया था जब हमने डिटेल्ड थ्योरी देखा था टेलीस्कोप का, मैंने आपको बताया था कि इसको नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है इसको बोलते हैं नॉर्मल सेटिंग। अब वो नॉर्मल सेटिंग क्या है पहले वापस समझ लो। सबसे पहले चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप नॉट सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर टेलीस्कोप हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ है टू लेंसेज। एक लेंस होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको बोलते हो ऑब्जेक्टिव, और एक होता है जिसमें से आप ऑब्जेक्ट को देखते हो उसको बोलते हो आईपीस। द ओनली डिफरेंस इज माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव स्मॉल होता है, स्मॉलर एपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। आईपीस लार्जर एपर्चर, लार्जर फोकल लेंथ। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर एपर्चर, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है, एंड आईपीस इज लार्जर एपर्चर। अगर एपर्चर स्मॉलर तो फोकल लेंथ भी स्मॉलर, और एपर्चर लार्जर तो फोकल लेंथ भी लार्जर। बट इन केस ऑफ टेलीस्कोप ये उल्टा होता है। ये उल्टा इसलिए होता है क्योंकि टेलीस्कोप आप यूज करते हो टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज फार अवे फ्रॉम यू, बहुत दूर है, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, तो ऑलरेडी वहां से लाइट कम रिसीव हो रहा है, तो लाइट ज्यादा रिसीव होगा तो उसका ब्राइटनेस बढ़ेगा, मतलब इमेज क्लियर बनेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होना चाहिए। दूसरा चीज ये था, अगर आपको याद है, जो याद होना चाहिए, यू मस्ट रिमेम्बर द रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट विच इज एट इनफिनाइट डिस्टेंस, राइट? So object is at infinity. Whenever the object is at infinity, the image is formed at focus. कहाँ बनता है? Focus. अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो मैंने आपको तब नहीं बताया, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। फोकस पे कब बनता है? फोकस पे तब बनता है जब रेज हो पैरा एक्सियल। रेज क्या होने चाहिए? पैरा एक्सियल, तब जाके वो बनता है फोकस पे, फोकल पॉइंट पे, करेक्ट? लेकिन ये है फोकल पॉइंट। ये कौन है? फोकल पॉइंट। व्हाट इज दिस? दिस इज फोकल पॉइंट। किसका फोकस है ये? ऑब्जेक्टिव का। अगर रेस पैरा एक्सियल नहीं है, अगर रेस पैरा एक्सियल नहीं है, जो नहीं है, दिख रहा है, ये जो रेड कलर के लाइंस है ना, तो इन रियलिटी पैरा एक्सियल रेस होते नहीं है। तो फिर उस केस में द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन, और उस प्लेन को बोलते हो फोकल प्लेन। क्या बोलते हैं? तो पॉइंट की जगह पे, एक सिंगल पॉइंट की जगह पे एक प्लेन में बनना, जैसे ये जो बोर्ड आप देखते हो, मोबाइल का स्क्रीन आप देखते हो, व्हाट इज दैट? इट इज अ प्लेन, राइट? तो इमेज कहाँ बना? फोकल प्लेन पे। लेकिन उस प्लेन का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है? फोकल लेंथ, राइट? कहाँ पे है? फोकल लेंथ। तो आपको याद होगा, अगर अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बना? फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन का डिस्टेंस लेंथ से फोकल लेंथ ही है, तो दैट इज व्हाई दैट टाइम आई सेड इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट, क्योंकि लेंथ डज नॉट चेंज। फिर आपको पता होना चाहिए, द आइडिया वाज ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि बहुत दूर है, इट इज एक्सट्रीमली फार अवे। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर देखना है हमको, बहुत दूर है ना, ऐसा तो नहीं ना 15-20 किलोमीटर दूर है, होता तो फिर आप नहीं रहते, अर्थ भी नहीं रहता, जुपिटर खा लेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इट इज फार अवे। तो जब ऑब्जेक्ट फार अवे हो तो उसका जो इमेज बनाना है, इट शुड बी हाईली मैग्नीफाइड। क्या होना चाहिए? ये इमेज किसका बना? ऑब्जेक्ट का। ये ए भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन है? इमेज है, राइट? तो ये जो इमेज है किसने बनाया था? ऑब्जेक्टिव ने। हमको इस इमेज को क्या करना है? हाईली मैग्नीफाइड। तो ये जो इमेज है ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आईपीस के लिए। और अगर आपको टेबल पता है इमेज फॉर्मेशन का, when the object is at focal point, image is formed at infinity, तो जानबूझ के हम ऐसा सेटिंग करते हैं such that ये ए बी जो इमेज था ऑब्जेक्टिव का, यही ए बी है ऑब्जेक्ट आईपीस का, और हम जानबूझ के ऐसा सेटिंग करते हैं
कि ये जो ए बी इमेज बना ये आई पीस के फोकल लेंथ पे आया। कहाँ आया? आई पीस के फोकल लेंथ पे, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस, so image is formed at infinity, so this is towards infinity, so final image is formed at infinity, final image is highly magnified and final image is inverted with respect to object प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, image प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज कहाँ बना? फोकल लेंथ। किसके फोकल लेंथ पे? ऑब्जेक्टिव के। और जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया वो किसके फोकल लेंथ पे रखा है? आई पीस के। इसको क्या बोलते हो? नॉर्मल सेटिंग या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्यों? टेलीस्कोप में ऐसा करते हो क्या? एक लेंस ऐसा पकड़ लिया, दूसरा ऐसा देख रहे हैं, दे आर ऑल फिटेड इन विद इन अ ट्यूब। एक ट्यूब यूज करते हो ना, नहीं तो कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, कैसे दिखेगा? राइट, करेक्ट। तो इट इज बोथ ऑफ देम, एक एंड पे एक लेंस, दूसरे एंड पे दूसरा लेंस। तो दो लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूब लगा देते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये बन गया टेलीस्कोप। तो लेंथ ऑफ ट्यूब, व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब देन? क्विक 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 क्विक, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ, डू यू रिमेम्बर मैग्नीफाइंग पावर क्या था? भूल गए, सब कुछ भूल गए। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप चेक करो, चेक करो, मैंने बताया है। दोनों फोकल लेंथ का रेशियो है वो, विच फोकल लेंथ अपॉन विच फोकल लेंथ? ऑब्जेक्टिव या बाय आईपीस, या आईपीस बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बाय पक्का। तो फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल एफ, राइट, विद नेगेटिव साइन। डू यू रिमेम्बर नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन क्यों लिखा था? इमेज उल्टा बना है, इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो नेगेटिव साइन इज ओनली बिकॉज इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन पढ़ो तो समझेगा। फोकल लेंथ ऑफ, किसका फोकल लेंथ बताया है? ऑब्जेक्टिव का। कितना दिया है? 1 मीटर। तो गिवन में आपको फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिया है 1 मीटर अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट। इमेज कहाँ बना? पहला इमेज कहाँ बना? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे। ये क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? आईपीस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है आईपीस का? एफई। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब आगे बोला है लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 1.05 मीटर, लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 1.05 मीटर। व्हाट इज लेंथ ऑफ ट्यूब? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। आगे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मिल गया यहाँ से। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। एंड दूसरा पूछा है also find out what is मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, अभी मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बताए, उसमें से एक तो यहाँ लिख ही दिया, दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब L इज इक्वल टू FO प्लस FE। यह आ गया आपके पास पहला फॉर्मूला। देन सेकेंड फॉर्मूला is magnifying power. Second formula is magnifying power, which is minus FO by FE. सिर्फ negative sign indicates that the image is inverted with respect to object. Very good. So then इसको solve करना is not difficult task. फॉर्मूला सब रेडी है, तो फॉर्मूला अगर रेडी है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड डन। तो पार्ट 1 L इक्वल टू FO प्लस FE। फाइंड क्या करना है? FE। तो व्हाट इज FE? L माइनस FO। L कितना है? 1.05 और FO कितना था? तो 0.05 क्या? मीटर। तो कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर। याद है हमने बोला था, अभी बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो डायग्राम एपर से ज्यादा मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्टिव कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो जो हमने थ्योरी में देखा था, दिस इज प्रूव टू बी राइट। तो ऐसा ही है। देन
नंबर 2 एनपी, व्हाट इज एनपी? माइनस एफओ बाय, अब एक छोटी सी गलती होती है जो करना मत, ये एफओ, एफओ कितना है 100 सेंटीमीटर, नहीं तो ये लिखोगे 1, ये लिखोगे 5, नो, बोथ शुड बी इन इधर सेंटीमीटर और इन मीटर, एक ही बात है। तो दिस इज -20, यूनिट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो इट इज जस्ट अ नंबर। ये आपको बता रहा है कि 20 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, मतलब जो जुपिटर को आप नेकेड आई से देखोगे विदाउट हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, जितना साइज दिखेगा इस टेलीस्कोप से 20 टाइम्स बड़ा दिखेगा, राइट? सो यू कैन हैव अ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 20। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये डायग्राम मैं रख दूंगा पीडीएफ में, इफ यू वांट यू कैन जस्ट रीड्रॉ इफ यू वांट। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10, from the given data determine angular dispersion by the prism and dispersive power of its material for extreme colors, और ये n मतलब कौन, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर है, ये फॉर वॉयलेट है, ये डेल्टा आर है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा में तीन ही चीजें दी है, एक दिया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, एक दिया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर, एक दिया है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। कितना है 1.62, 1.66 एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज 3.1 डिग्री। ये गिवन डेटा है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करना है? एंगुलर डिस्पर्शन। डू यू रिमेंबर वी डिनोटेड बाय डेल्टा। नंबर 2 dispersive power we denoted by omega। then अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, you should remember number 1 delta angular dispersion is delta v minus delta r। number 2 ओमेगा, इसके दो तीन फॉर्मूला है, एक है एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन, ये यूज कर लेंगे। अब बोलोगे डेल्टा वाई कहाँ दिया है? नहीं दिया है, लेकिन डेल्टा आर दिया है, यस। डेल्टा वी फाइंड कर सकते हो, यस यू कैन फाइंड आउट डेल्टा वी आल्सो। कैसे तो देखेंगे, कैसे, वी विल सी हाउ टू फाइंड इट आउट। देन इफ यू रिमेंबर यू मस्ट नो दिस, व्हाट इज डेल्टा? ए इंटू म्यू माइनस 1, करेक्ट, राइट? कमिंग बैक टू दिस, ओके। अब अगर आपको if you want to find out angular dispersion, मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी पता है क्या? नहीं, तो कहाँ से फाइंड कर सकते हो? ए इंटू म्यू माइनस 1, क्योंकि क्या दिया है? म्यू दिया है, पर ए कहाँ है? दिया है क्या? ए नहीं, तो फिर अभी क्या करेंगे? ए तो दिया नहीं है, फिर क्या कर लोगे, कैसे फाइंड करोगे? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? कैसे फाइंड करेंगे बताओ? How will you find this out? Yes, delta R, very good. Delta R, look, delta R है, म्यू आर है, तो वहां से यहाँ से डेल्टा आर और म्यू आर सब्स्टिट्यूट करके ए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ए, क्योंकि ए के बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो डेल्टा आर इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस 1, तो A इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन म्यू आर माइनस 1। डेल्टा आर कितना दिया हुआ है? 3.1 डिग्री, ऑफ कोर्स डिग्री में है, ये कितना है? 1.62 माइनस 1, तो A इक्वल टू 3.1 अपॉन 0.62, राइट? 1 जा 0.2 जा, 0.2 मतलब 2/10, तो 10/2, क्योंकि ये नीचे कौन था? 2/10 था, 0.2 मतलब 2/10, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 5 डिग्री आया, आना चाहिए था, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला यूज किया है थिन प्रिज्म का था। थिन प्रिज्म का एंगल कितना होता है?
10 or less than 10. So 5 is less than 10, hence proof that we are doing right thing, right solution here. आप सबसे पहले फाइंड करोगे डेल्टा, दैट इज बताओ बताओ बताओ, डेल्टा v माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा y, ठीक है, गुड। डेल्टा y पता है क्या तुमको? नहीं, नहीं पता तो कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा v प्लस डेल्टा r बाई 2। अब डेल्टा r पता है, डेल्टा v पता है क्या? तो पहले डेल्टा v फाइंड करो। डेल्टा v, व्हाट इज डेल्टा v? a इनटू म्यू y माइनस 1, बराबर ना? म्यू v माइनस 1, जान रहे हो, गुड। तो यू नीड टू बी अवेक। a is 5, what is mu v? 1.66. how much is this? what is 66 5 330, तो ये कितना है? 3.3, 3.3 है, करेक्ट है, सही है, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है रेड का। रेड का कितना था? कितना था रेड का? 3.1, तो वॉयलेट का ज्यादा है, बराबर है, गुड। देन तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऑल्सो कीप द कॉन्सेप्ट विथ यू, नहीं तो जो आ रहा है लिखते जा रहे हैं, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सही है ये। अभी डेल्टा वाई क्या आएगा इन दोनों के बीच में? 3.2 बाय एवरेज है ना, वो है कि नहीं एवरेज? डेल्टा वाई कितना है? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2, तो 3.1 प्लस 3.3 बाई 2, तो 3.2, बराबर, करेक्ट, ये भी सही है। अब आप फाइंड करोगे कैपिटल डेल्टा, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वी कितना? 3.3, ये कितना? 3.1, ये कितना? 3.2, तो ये 0.2 अपॉन 3.2, व्हाट इज दिस? 1/16, 1/16 है, इतना क्यों सोचना है? 1/16 मतलब कितना होता है? वेरी स्लो। 1 is 1, 1/2 is 0.5, 1/4 is 0.25, 1/8 is 0.125, 1/16 is 0.0625, 0.0625। अब अगर दिया होगा आंसर, मैंने निकाल दिया था, आंसर प्रिंटेड थे, दैट इज आंसर इज प्रिंटेड, एंगुलर बराबर आया 0.0625, ऐसा मिलना चाहिए, बराबर है ना? बराबर ना? क्या फाइंड किया आपने? एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड किया कि ओमेगा फाइंड कर लिया? व्हाट इज दिस? ये क्या है? एंगुलर डिस्पर्सन है ये? नहीं, ये कौन है? ओमेगा, तो सही है, करेक्ट है। एंगुलर डिस्पर्सन फाइंड करना रह गया, हो गया फाइंड। कैसे फाइंड हुआ बताओ? ये कौन था? ओमेगा, ये कौन है? ओमेगा। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? दो चीज चाहिए, क्या? एक ओमेगा, ओमेगा चाहिए, और एंगुलर डिस्पर्शन। डेल्टा वो तो सिंपल है, डेल्टा तो बहुत ही सिंपल है। व्हाट डेल्टा? डेल्टा वी माइनस, व्हाट डेल्टा वी? 3.3 एंड दिस इज 3. कितना? 0.2, करेक्ट। तो आंसर में दिया है 0.2, फिर लिखा है 0.0625, 0.2 एंड 0.0625। यहाँ तक क्लियर? गुड। So we are done for today. That's it for today.